नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका कक्षा 7वीं का पाठ संख्या 16 सुश्रुत इस पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, प्राचीन भारत की चिकित्सा पद्धति और शल्य चिकित्सा की जानकारी जो है इस पाठ में दी गई है। सुश्रुत के बारे में भी जानकारी दी गई है। और क्या होता है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा पद्धति तथा शल्य चिकित्सा विज्ञान पर अपनी चरम सीमा पर थे और प्राचीन काल से ही भारत में जड़ी बूटियों के गुणों की पहचान कर ली गई थी तथा उनका दवाइयों के रूप में प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ शल्य चिकित्सा द्वारा अंग प्रत्यारोपण भी किया जाता था। ऋषिवर जो हैं सुश्रुत द्वारा, ऋषिवर का क्या नाम था? सुश्रुत द्वारा रचे ग्रंथ सुश्रुत संहिता से ज्ञात होता है। ठीक है, उसी ग्रंथ का ये अंश है पाठ कि उससे क्या ज्ञात होता है कि वैद्य जड़ी बूटियों से इलाज तो करते ही थे वो, और युद्ध में घायल सैनिकों के चीरफाड़ जो होते थे शल्य चिकित्सा वो भी करते थे। तो इस पाठ में वही सब बताया है कि सुश्रुत ने 100 शल्य यंत्रों का वर्णन किया है। उनकी पुस्तक की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है और उनका अनुवाद भी कई भाषाओं में किया गया है। तो इस पाठ में हमने वही सब पढ़ा और भारतीय शल्य चिकित्सा के इतिहास में सुश्रुत का नाम सदैव आदर से याद किया जाता रहेगा। आइए आगे करते हैं पाठ बोध। आगे है पाठ बोध मौखिक। प्रश्न संख्या क। वैज्ञानिक अनुसंधानों से मानव को क्या क्या लाभ हुए हैं? तो वैज्ञानिक अनुसंधानों से जहां एक ओर मानव ने अपनी आयु में वृद्धि की है, वहीं दूसरी ओर शल्य चिकित्सा द्वारा भयंकर रोगों पर भी काबू पा लिया है। तो ये सब मानव को लाभ हुए हैं। प्राचीन काल में चिकित्सा की कौन कौन सी विधियां प्रयोग में लाई जाती थी? तो प्राचीन काल में जड़ी बूटियों द्वारा रोगों का उपचार जो है वो किया जाता था। युद्ध में घायल सैनिकों के कुचले या जख्मी अंगों का शल्य चिकित्सा द्वारा ही उपयोग किया जाता था, क्योंकि पहले वैज्ञानिक पद्धति जो है वो इतनी बड़ी नहीं थी, तो शल्य चिकित्सा के द्वारा ही क्या है वो इलाज जो है वो किया जाता था। ग है सुश्रुत शल्य तंत्र की रचना कब हुई थी? क्योंकि ये पाठ जिसके ऊपर है, तो सुश्रुत शल्य तंत्र की रचना जो है वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 6ठी शताब्दी में, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुई थी। सुश्रुत संहिता में कितने अध्याय हैं? जो कि एक ऋषिवर सुश्रुत द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। कितने अध्याय हैं? इसका लेखन किस रूप में किया गया? सुश्रुत संहिता में लगभग 120 अध्याय हैं। इस ग्रंथ का लेखन प्रश्नोत्तर रूप में किया गया है। प्रश्न सुश्रुत द्वारा किए गए हैं, जिनके समाधान धन्वंतरी जी ने दिए हैं, क्योंकि धन्वंतरी भी एक बहुत ही अच्छे चिकित्सक हुआ करते थे। ये है अंग। टेजिस कौन थे? उन्होंने सुश्रुत के लिए क्या कहा है? टेंजिस जो है अरब के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। उन्होंने अपनी पुस्तकों में सुश्रुत को शल्य विज्ञान का आचार्य कहा है। क्या कहा है? शल्य विज्ञान का आचार्य, क्योंकि सुश्रुत जो है वो महान ही चिकित्सक हुआ करते थे। लिखित क। हम किस प्रकार भयंकर रोगों पर काबू पा सकते हैं? शल्य चिकित्सा द्वारा हम भयंकर रोगों पर काबू पा सकते हैं। प्राचीन काल में युद्ध में घायल सैनिकों के अंगों का प्रत्यारोपण इसी विधि से होता था। आजकल तो इस दिशा में इतनी उन्नति हो चुकी है कि एक व्यक्ति के अंग अब दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगाए जा सकते हैं। आजकल तो बिना चीरफाड़ के लेजर किरणों द्वारा भी शल्य चिकित्सा होती है। तो इस प्रकार हम शल्य चिकित्सा के द्वारा भयंकर से भयंकर रोगों पर भी काबू पा सकते हैं। ख। सिद्ध कीजिए कि शल्य चिकित्सा का इतिहास वर्षों पुराना है, हजारों वर्ष पुराना है। तो भारत में शल्य चिकित्सा का इतिहास हजारों साल पुराना है। तब संसार के वर्तमान विकसित कहलाए जाने वाले देश भी इस पद्धति के बारे में नहीं जानते थे। वैद्य जड़ी बूटियों से तो रोगों का उपचार करते ही थे, चीर फाड़ प्रत्यारोपण भी इसी विधि से होता था। ठीक है,
कि अनेक शरीर के जो अंग हैं उनका इलाज होता था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में सुश्रुत द्वारा लिखित ग्रंथ सुश्रुत शल्य तंत्र इसी विषय पर आधारित है। 200 वर्ष बाद के लेखकों ने इस ग्रंथ को नया रूप प्रदान किया है, कि थोड़ा सा सुधार कर इस ग्रंथ को आगे बढ़ाया है, पर शुरुआत में इस ग्रंथ को सुश्रुत ऋषिवर ने ही लिखा था। आगे है ग, प्राचीन काल में विद्यार्थियों को शल्य चिकित्सा कैसे सिखाई जाती थी। तो देखिए बच्चों, प्राचीन काल में विद्यार्थियों को छेद भेद कर्म सिखाया जाता था, जैसे फलों सब्जियों की और तरह तरह के पुतलों मृत जानवरों को चीर फाड़ कर अभ्यास किया जाता था। उन्हें शव की त्वचा भेद कर शरीर की मांसपेशियों हड्डियों तथा भीतरी भागों का अध्ययन कराया जाता था। एक कुशल चिकित्सक बनने के लिए पुस्तकीय ज्ञान को साथ साथ व्यवहारिक प्रयोग द्वारा प्राप्त ज्ञान होना भी अनिवार्य है। तो इस प्रकार प्राचीन काल में विद्यार्थियों को शल्य चिकित्सा इस प्रकार सिखाई जाती थी कि फलों को काटना, सब्जियों को तरह तरह के पुतलों और मृत जानवर जो होते हैं उनकी चीर फाड़ करना। आगे है घ, एक कुशल चिकित्सक बनने के लिए क्या आवश्यक है। तो बच्चों, एक कुशल चिकित्सक बनने के लिए पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना भी अनिवार्य है। यानी कि अगर हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो अच्छा चिकित्सक कैसे बनेंगे। तो इसलिए क्या करना है, व्यवहारिक प्रयोग भी करते जाना है ताकि एक कुशल चिकित्सक हम बन सके। उसके बाद सुश्रुत ने किस ग्रंथ की रचना की, इसमें किस प्रकार के चिकित्सा और यंत्रों का वर्णन है। सुश्रुत ने सुश्रुत शल्य तंत्र की रचना की। इसका विषय शल्य चिकित्सा था। इसमें लगभग 100 चिकित्सा यंत्रों का वर्णन किया गया है। शल्य चिकित्सा के लिए बारीक सूत और रेशम के धागों का प्रयोग किया जाता था। विभिन्न अंगों की शल्य चिकित्सा, पट्टियां बांधना और मरहम लगाने की विस्तृत जानकारी के साथ साथ अंग प्रत्यारोपण की भी इसमें चर्चा की जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से शल्य चिकित्सा जो है उसमें अनेक यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। ये है आशय स्पष्टीकरण। पंक्ति दी है और उसका स्पष्टीकरण बताना है। अधूरे ज्ञान वाला चिकित्सक विषैले सर्प से भी अधिक घातक होता है। इसका आशय स्पष्टीकरण कीजिए। तो देखिए बच्चों, विषैला सर्प जो होता है उसके काटने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार अगर ज्ञान अधूरा है तो और चिकित्सक इलाज करने बैठे तो भी मानव का की हानि हो सकती है। कि जैसे विषैले सर्प के विष से व्यक्ति का बचना असंभव है, उसी प्रकार अधूरे ज्ञान वाला चिकित्सक न तो व्यक्ति के रोग का सही अंदाजा लगा सकता है और न ही उसकी सही चिकित्सा कर सकता है। हाँ, व्यक्ति को मृत्यु के मुंह में अवश्य पहुंचा सकता है, इसलिए वो अधिक घातक होता है। हाँ और नहीं में उत्तर देना है। ऋषि विश्वामित्र के वंशज सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का ज्ञान संसार को दिया। हाँ, ये सही बात है कि ऋषि विश्वामित्र के वंशज सुश्रुत ने ही शल्य चिकित्सा का संसार को ज्ञान दिया था। आगे है, भारतीय चिकित्सा प्रणाली में शल्य चिकित्सा का वर्णन नहीं पाया जाता। ये गलत है, नहीं, क्योंकि पाया जाता है, वर्णन पाया जाता है। आगे है, वैद्य शल्य चिकित्सा करना जानते थे। हाँ, वेरी गुड, सही बात है कि वैद्य जो है वो शल्य चिकित्सा करना जानते थे। आगे है, सुश्रुत शल्य तंत्र ही अंतिम प्रामाणिक ग्रंथ है। नहीं, आगे भी और ग्रंथ हुए हैं। शल्य चिकित्सा करने वालों को धन्वंतरी कहा जाता है। यस, ये सही बात है, क्योंकि धन्वंतरी जो है एक बहुत ही महान शल्य चिकित्सक थे। उसके बाद शल्य चिकित्सक जो होते हैं उनको धन्वंतरी कहा जाता है। सुश्रुत संहिता में लगभग 20 अध्याय हैं। तो नहीं, 20 नहीं, 120 अध्याय हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न जो है हमारा पूर्ण होता है। पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। तो देखो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। पाठ के आधार पर वाक्यों को पूर्ण करना है। युद्ध में घायल हुए सैनिकों की शल्य चिकित्सा की जाती थी। तो चिकित्सा की जगह डैश था तो चिकित्सा आएगा यहाँ पर। शिकार उस समय जनजीवन का अंग था।
तो जनजीवन का अंग जो है वो आएगा। इस ग्रंथ की रचना ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुई। फिर है सुश्रुत की ख्याति भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी फैली। फिर है सुश्रुत का नाम सदैव आदर से स्मरण किया जाता रहेगा। तो आदर से स्मरण किया जाता रहेगा, ये जो है वो इस पंक्ति से पूर्ण होता है। अब है गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो बच्चों यहाँ पर गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ प्रश्न मैंने नहीं लिखे हैं, उत्तर ही लिखे हैं, तो आप प्रश्नों को लिख दीजिए कि सुश्रुत ने सफल चिकित्सक बनने के लिए क्या करने को कहा है। ठीक है, तो क्या करने को कहा है, क्या आवश्यक बताया है कि सुश्रुत ने सफल चिकित्सक के लिए प्रयोग करने को आवश्यक बताया है। उसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों को छेदय और भेदय कर्म का अभ्यास कैसे करना चाहिए। तो विद्यार्थियों को फलों, सब्जियों, तरह तरह के पुतलों, मरे हुए जानवरों की चीर फाड़ करके छेदय और भेदय कर्म का अभ्यास करना चाहिए, तभी क्या है वो अच्छे शल्य चिकित्सक बन सकते हैं। उसके बाद है सुश्रुत विद्यार्थियों को शल्य चिकित्सक का अध्ययन कैसे कराते थे। तो सुश्रुत जो है वो शव की त्वचा भेद कर अपने विद्यार्थियों को शल्य चिकित्सा का अध्ययन कराते थे। ठीक है, तो क्योंकि अगर शल्य चिकित्सा का हम अध्ययन नहीं करेंगे तो जो है अच्छे से हम अच्छे वो शल्य चिकित्सक नहीं बन पाएंगे। तो इस प्रकार से सुश्रुत जो है अपने विद्यार्थियों को शल्य चिकित्सा का अध्ययन कराते थे। अगला अंतिम प्रश्न है गद्यांश का, अधूरे ज्ञान वाले चिकित्सक को कैसा बताया गया है। ठीक है, कि जिसको व्यक्ति को कैसा बताया, यानी कि उसकी तुलना किससे की गई है। तो अधूरे ज्ञान वाले चिकित्सक को विषैले सर्प से भी अधिक खतरनाक बताया है। क्या बताया है, विषैले सर्प से भी अधिक खतरनाक। अब है सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। शल्य चिकित्सा किसे कहते हैं। तो शल्य चिकित्सा किसे कहते हैं कि अंग काट कर किए गए उपचार को ही हम क्या कहते हैं, शल्य चिकित्सा कहते हैं। ये सही विकल्प चुनना है। फिर है ब्रह्मा ने आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान किसे दिया। तो किसे दिया था, प्रजापति को। ब्रह्मा ने आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान प्रजापति को दिया था। फिर है धन्वंतरी किन्हें कहा जाता है, शल्य चिकित्सा करने वालों को ही धन्वंतरी कहा जाता है। अब है मूल्य परक प्रश्न। किसी भी विषय में पारंगत होने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। किसी भी विषय में पारंगत होने के लिए लगन, मेहनत, इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति तथा मुश्किलों से लड़ने का हौसला, इस प्रकार के भाषा ज्ञान होती है। पहला है पारंगत विलोम क्या होता है, यानी कि उल्टे अर्थ वाले। सबसे आसान बच्चों मुझे विलोम शब्द लिखने के लिए आपको भी उल्टे विषय में अच्छा गुणशाली बनने के लिए यहाँ पर की आवश्यकता होती है। पहला है नवीन। नवीन का विलोम क्या करेंगे, मेहनत से करेंगे, तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उसमें निर्माण, संकल्प भी होना, निरोग, आवश्यक, कठिन, सरल, अंतिम, आरंभिक, आधुनिक, पुरातन, ज्ञान, अज्ञान। इस प्रकार से हमारे विलोम शब्द जो है वो पूर्ण हुए। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है, शब्दता अर्थ। कठिन शब्द है, उनके अर्थ बताने हैं। बहुत ही आसान है, देखिए। अनुसंधान क्या होता है, नई खोज करना। ठीक है। परीक्षण, जांच द्वारा परिणाम तक पहुंचना ही परीक्षण होता है। कि कोई भी जांच तो करते हैं, कई बार परिणाम नहीं मिलता तो उसको परीक्षण नहीं बोल सकते। जिसमें परिणाम, रिजल्ट मिलता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, परीक्षण। रोपण, रोपण यानी कि जैसे पौधा रोपण, कि बोना, बिजाई करना, रोपण उसे बोलते हैं। प्रत्यारोपण, फिर से बोना, यानी कि दोबारा बोना, लगाना। ठीक है। अंग, यहाँ पर अंगों का जिक्र हो रहा है। फिर ज्ञान होता है बोध, किसी भी चीज के बारे में जानकारी। विज्ञान, विशेष ज्ञान। प्रयोग, इस्तेमाल, व्यवहार। उपयोग होता है लाभप्रद इस्तेमाल। ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा जो है हमारा ये पूर्ण होता है प्रश्न।
अब है वाच्य। तो वाच्य क्या होता है? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, आपने भी पढ़े होंगे। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं हिंदी में। तो कर्मवाच्य क्या होता है कि पहले तो हम क्या है कि उसके बारे में जान लेते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ ही होता है बोलने का विषय, कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि इसमें मुख्य कौन है, कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है, तो उसी के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के हो जाएंगे। अगर मुख्य कर्म है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्ता है तो कृतवाच्य, भाव है तो भाववाच्य। आइए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि सुश्रुत द्वारा चिकित्सा जो है की गई, तो यहाँ ये कर्मवाच्य जो है इसी का ये क्या है? उदाहरण है। सुश्रुत द्वारा चिकित्सा की गई, कर्म प्रधान है तो कर्म प्रदान हो गया तो कर्मवाच्य हो गया। फिर वैद्य ने औषधियां खरीदी, किसने खरीदी? वैद्य ने, तो यहाँ पर कृतवाच्य हो गया क्योंकि कर्ता प्रमुख है। आओ चला जाए, भाववाच्य हो गया। चला जाए, हो जाए, किया जाए, खाया जाए, सोया जाए, ये सब क्या है? भाववाच्य हो जाएंगे। तो ये हो गया भाववाच्य। फिर है सैनिक ने देश की रक्षा की, तो किसने की? कर्ता ने की ना, कोई करने वाला था, कृतवाच्य। घोड़े तेज दौड़ते हैं, तो यहाँ पर कृतवाच्य ही है। अब मुझसे खाया नहीं जाता, अब मुझसे खाया नहीं, खाने पर जोर दिया है यानी कि कर्म पर जोर दिया है, तो यहाँ पर ये हो गया कर्मवाच्य। ठीक है, तो इस प्रकार से वाच्य हमारे पूर्ण होते हैं। बहुत ही आसान है ये प्रश्न। देखियो, शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना, तो हम अपने हिसाब से कोई भी वाक्य बना सकते हैं अगर हमें कोई भी शब्द दिया जाए तो। चिकित्सा यानी कि शल्य चिकित्सकों ने बिना चीरफाड़ के लेजर किरणों द्वारा चिकित्सा आरंभ कर दी गई। फिर है सफल, सफल चिकित्सक बनने के लिए व्यवहारिक प्रयोग आवश्यक है। प्राचीन, शल्य विज्ञान का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। सृष्टि, भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है। उमंग, आज विज्ञान ने अंग प्रत्यारोपण अपंगों के जीवन में उमंग भर दी है। ठीक है, इस प्रकार से शब्दों का वाक्य में प्रयोग हो गया। लेख को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्लास्टिक सर्जरी में प्रयुक्त प्लास्टिक शब्द का अर्थ क्या है? हम बोलते हैं ना, अरे उसके तो मुंह की प्लास्टिक सर्जरी बनी है या हाथ की प्लास्टिक सर्जरी बनी है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो बच्चों, प्लास्टिक सर्जरी में प्रयुक्त प्लास्टिक शब्द का क्या अर्थ है? कि बनाना या आकार देना, कि उसको मनचाहा आकार देना, कि अपने हिसाब से। ठीक है, तो वो होती है प्लास्टिक सर्जरी। सुश्रुत को सर्जरी का पिता क्यों कहा जाता है? सुश्रुत को प्लास्टिक और कैरेक्टर सर्जरी के क्षेत्र में उनके योगदानों के कारण ही सर्जरी का पिता कहा जाता है, क्योंकि सुश्रुत ने शुरुआत में अनेक सर्जरी की थी इसलिए, और वो सफल हुई थी, कामयाबी हुई थी सबकी सब, तो इसलिए उनको सर्जरी का पिता कहा जाता है। सर्जरी की आधुनिक तकनीक किसने और कब इजाद की? तो हैरेल्ड गिलियस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्लास्टिक सर्जरी की बहुत ही सी आधुनिक तकनीकें इजाद की। ठीक है, और प्लास्टिक सर्जरी का मुख्य आधार क्या है? प्लास्टिक सर्जरी स्किन टिश्यू के बदलाव पर आधारित होती है। ठीक है, और हैरेल्ड गिलियस का प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में क्या योगदान था? हैरेल्ड गिलियस ने प्लास्टिक सर्जरी की बहुत सी आधुनिक तकनीकें इजाद की, जिनका प्रयोग युद्ध में घायल सिपाहियों के द्वारा किया गया, उनके ऊपर किया। प्लास्टिक सर्जरी को विज्ञान का जादू क्यों कहते हैं? विज्ञान का जादू ही है, मनुष्य का शरीर के साथ छेड़छाड़ करके उसकी शकल तक चेंज कर देते हैं। जादू नहीं तो और क्या है ये? तो क्योंकि इसके बाद चीर फाड़ का निशान शरीर पर नहीं रहता, कि पता भी नहीं चलता कि कोई छेड़खानी की भी गई है, कि और एक सुंदर रूप इंसान को दे दिया जाता है। तो ये होती है प्लास्टिक सर्जरी। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये हमारा 16वां पार्ट है, संपूर्ण हो गया। इसके बाद 2 ही पार्ट बाकी हैं, बाकी के सब प्रश्न उत्तर हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन अभी कुछ पाठों का बाकी है, जो कि मैं पहले प्रश्न उत्तर कंप्लीट करवा के वो लेके आऊंगी। ठीक है, तो आपको ये पाठ कैसा लगा जरूर बताना।
और लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताया करो मुझे कैसा लगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो तभी मुझे पता चलता है कि हाँ आपको मेरे पाठ से सहायता मिल रही है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।